नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान और शासन प्रणाली के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करेंगे, खासकर परीक्षा के लिहाज से। जी बिल्कुल। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद। हाँ, और संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कैसे काम करते हैं और कोई बिल कानून कैसे बनता है, इस पर भी। सही। तो कोशिश रहेगी कि इन जटिल विषयों के जो सबसे जरूरी तथ्य हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। तो फिर शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों और उनकी शक्तियों को देखेंगे। हाँ। फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और उसके बाद संसद, उसके पदाधिकारी और जो संसदीय कामकाज के तरीके हैं, जैसे सत्र, प्रश्नकाल, प्रस्ताव वगैरह। और आखिर में अलग अलग तरह के विधेयक और उनके कानून बनने की प्रक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पद कुछ कुछ ब्रिटेन जैसा है ना? हाँ, प्रेरणा ब्रिटेन से है, पर एक अहम फर्क है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। अच्छा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये औपचारिक शक्ति है, नाम मात्र की। असल शक्ति तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली है। बिल्कुल। सारे सरकारी काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, पर फैसले असल में सरकार लेती है। ये जरूरी बात है। अच्छा, अब आते हैं चुनाव पर। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। इसके लिए एक खास निर्वाचक मंडल होता है। कौन लोग वोट डालते हैं इसमें? इसमें देखिए, संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनके सिर्फ चुने हुए सदस्य, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स। अच्छा, मनोनीत नहीं? नहीं, मनोनीत नहीं। और साथ में राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके भी चुने हुए सदस्य। और वो दिल्ली, पुदुचेरी? हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी जहां विधानसभा है उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। और कौन बिल्कुल नहीं होते? हाँ, मनोनीत सदस्य तो हो गए, और विधान परिषद के सदस्य वो इसमें वोट नहीं डालते। ठीक है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया वो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। ओके। और अनुच्छेद 55 ये चुनाव के तरीके के बारे में है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ये सुनने में ही बड़ा भारी लगता है। हाँ, है थोड़ा जटिल। आसान भाषा में कहें तो हर वोटर उम्मीदवारों को रैंक करता है, पहली पसंद, दूसरी पसंद, ऐसे। अच्छा। वोट बेकार नहीं जाता। अगर आपकी पहली पसंद को जरूरत से ज्यादा वोट मिले या वो जीते नहीं, तो आपका वोट दूसरी पसंद को जा सकता है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पसंद का प्रतिनिधित्व हो। सही। और इसमें विधायक और सांसद के वोट का वजन भी अलग अलग होता है, जनसंख्या के आधार पर, संतुलन के लिए। ओके। ये तरीका हमने आयरलैंड से लिया है। अच्छा, अब कार्यकाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 56। हाँ, कार्यकाल 5 साल का होता है और इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। और अगर पद खाली हो जाए तो? मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग से? तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। और क्या कोई दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? अनुच्छेद 57। हाँ, बन सकता है, कोई सीमा नहीं है। हालांकि अब तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार बने हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 58 में। भारत का नागरिक हो, 35 साल उम्र पूरी हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। अच्छा, और वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी चाहिए होते हैं? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए 50 सांसदों या विधायकों का समर्थन चाहिए प्रस्तावक के तौर पर, और 50 का अनुमोदक के तौर पर। ठीक है। और शपथ? अनुच्छेद 60। शपथ भारत की मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाते हैं, या अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज होंगे वो। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। अनुच्छेद 61। ये क्या है? ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, और इसका आधार सिर्फ एक है, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन। ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है? जी हाँ, अमेरिका के संविधान से। और चलती कैसे है ये प्रक्रिया? आसान तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बहुत गंभीर प्रक्रिया है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए इसे लाने के लिए, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना भी जरूरी है। फिर उस सदन में बहस होती है, वोटिंग होती है। अगर वो सदन अपनी कुल सदस्यों संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पास कर दे। 2/3 बहुमत कुल सदस्यों का? ये काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत मुश्किल है। अगर पास हो गया तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। और दूसरा सदन क्या करता है? दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या करवाता है।
राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। अच्छा। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दें तो राष्ट्रपति को पद से हटावा मान लिया जाता है। पर ऐसा हुआ नहीं है कभी भारत में? नहीं, अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। इस महाभियोग प्रक्रिया में वोट कौन डालता है? चुनाव वाले लोग? नहीं, यहाँ फर्क है। महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट डालते हैं, चुने हुए भी और मनोनीत भी। अच्छा, और विधानसभा वाले नहीं? नहीं, विधानसभा के सदस्य जिन्होंने चुनाव में वोट दिया था वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते। चलिए, ये तो हुई प्रक्रिया। अब आते राष्ट्रपति की शक्तियों पर। काफी सारी हैं। पहले कार्यपालिका शक्तियां देखते हैं। हाँ, जैसे हमने कहा था, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है। सारे सरकारी काम उन्हीं के नाम पर होते हैं, अनुच्छेद 74 के अनुसार। और नियुक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रियों की? बिल्कुल, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को। और भी कई बड़े अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, एक लंबी लिस्ट है, जैसे अटॉर्नी जनरल, सीएजी, वित्त आयोग अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, यूटीज के प्रशासक या उपराज्यपाल, यूपीएससी अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयोग, एससी, एसटी, ओबीसी आयोगों के अध्यक्ष। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इससे पद का महत्व तो पता चलता है। अब विधायी शक्तियों पर आते हैं। कानून बनाने में क्या भूमिका है? कई भूमिकाएं हैं। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 85। और वो संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108? हाँ, अगर किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, है ना? सही। उपराष्ट्रपति नहीं करते और इसमें फैसले साधारण बहुमत से होते हैं। और क्या करते हैं राष्ट्रपति विधायी तौर पर? वो संसद में अभिभाषण देते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से। और सबसे जरूरी, संसद से पास हुए बिल पर जब तक वो सहमति नहीं देते वो कानून नहीं बनता, अनुच्छेद 111। अच्छा, और एक और खास शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, अनुच्छेद 123। हाँ, ऑर्डिनेंस। जब संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका असर संसद के कानून जैसा ही होता है। पर यह हमेशा के लिए तो नहीं होता होगा? नहीं, संसद की बैठक शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर इसे संसद से पास कराना होता है, वरना ये खत्म हो जाता है। तो अधिकतम ये 6 महीने और 6 हफ्ते तक चल सकता है। ठीक है। अब वित्तीय शक्तियां, पैसों से जुड़े मामले। धन विधेयक यानी मनी बिल संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, अनुच्छेद 110। ओके। देश का बजट, जिसे संविधान वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है, अनुच्छेद 112, वो राष्ट्रपति ही संसद के सामने रखवाते हैं। वित्त आयोग का गठन करते हैं, अनुच्छेद 280, और आकस्मिक निधि से पैसा निकालने की इजाजत भी वही देते हैं। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72 बहुत महत्वपूर्ण है, क्षमादान की शक्ति। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रोक सकते हैं या टाल सकते हैं। इसमें मौत की सजा भी शामिल है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और सैन्य शक्तियां? वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, युद्ध या शांति की घोषणा भी करते हैं। और आपातकालीन शक्तियां भी हैं? जी, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। अब बात करते हैं वीटो शक्तियों की। जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो उनके पास क्या विकल्प होते हैं? हाँ, मुख्यतः 3 तरह के वीटो हैं। पहला, आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब बिल पर सहमति रोक लेना, बिल वहीं खत्म। दूसरा, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल को, धन विधेयक को छोड़कर एक बार संसद को वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर संसद फिर से पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है। और तीसरा है पॉकेट वीटो। ये क्या है? पॉकेट वीटो, इसमें राष्ट्रपति बिल पर ना कहते हैं, ना वापस भेजते हैं, बस अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। संविधान में कोई समय सीमा नहीं है फैसला लेने की। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। वो बिल कभी कानून नहीं बना। चलिए, अब उपराष्ट्रपति पर आते हैं, अनुच्छेद 63 से 71। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये पद अमेरिका से प्रेरित है। बिल्कुल,
और अनुच्छेद 64 उनका सबसे अहम काम बताता है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यानी जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति होगा। सही, और उनको वेतन भी सभापति होने का ही मिलता है। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के गैर मौजूदगी में वो काम करते हैं। हाँ, अधिकतम 6 महीने तक, क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। इनका चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति जैसा ही? प्रक्रिया काफी मिलती जुलती है। अनुच्छेद 66 वही एकल संक्रमणीय वोटिंग सिस्टम, लेकिन निर्वाचक मंडल अलग है। क्या फर्क है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट डालते हैं, चुने हुए भी और मनोनीत भी। राज्यों की विधानसभाएं इसमें शामिल नहीं होती। अच्छा, और योग्यता? भारत का नागरिक 35 साल उम्र, लाभ के पद पर ना हो और यहाँ लोकसभा की जगह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। कार्यकाल? इनका भी 5 साल, अनुच्छेद 67। इस्तीफा किसे देते हैं और हटाने की प्रक्रिया क्या है? इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं और हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में शुरू हो सकता है। केवल राज्यसभा में? क्यों? क्योंकि वो मुख्य रूप से राज्यसभा के ही सभापति होते हैं। तो राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करे और लोकसभा उसे सहमत हो जाए तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। 14 दिन की पूर्व सूचना यहाँ भी जरूरी है। और शपथ? अनुच्छेद 69? शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की ओर। अनुच्छेद 74, 75 और 78। अक्सर लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक बड़ी बॉडी है। इसमें सारे मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। संविधान में इसी का जिक्र है, अनुच्छेद 74, 75 में। और मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल, कैबिनेट, इसी का एक छोटा पर सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसमें सिर्फ पीएम और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। सरकार के अहम फैसले यही लेते हैं। कैबिनेट शब्द मूल संविधान में था भी नहीं, 44वें संशोधन से अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। हाँ, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं। और अनुच्छेद 75 नियुक्ति के बारे में है। जी। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करते हैं और फिर पीएम की सलाह पर बाकी मंत्रियों को। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, जिसका असल मतलब है पीएम का भरोसा और लोकसभा में बहुमत। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या मतलब है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पूरी सरकार एक टीम है, अपनी नीतियों और कामों के लिए लोकसभा को जवाबदेह है। अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। सब साथ तैरते हैं, साथ डूबते हैं। सही कहा। और इसी अनुच्छेद 75 में वो 6 महीने वाला नियम भी है। हाँ, कि कोई भी मंत्री बन सकता है, पर 6 महीने के अंदर उसे संसद, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा, वरना पद छोड़ना पड़ेगा। शपथ इन्हें राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। हाँ, ये पीएम का कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद के फैसलों और प्रशासन की जानकारी राष्ट्रपति को दें अगर राष्ट्रपति मांगते हैं। ये एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण पद, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76। ये भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योग्यता? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक योग्यता होनी चाहिए और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मतलब सरकार के साथ ही इनका कार्यकाल जुड़ा होता है। इनके पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं। हाँ, अनुच्छेद 88 उन्हें संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार देता है। संसदीय समिति के सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। नहीं, वोट नहीं दे सकते क्योंकि सदस्य नहीं होते और उन्हें भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, अब आते हैं संसद पर। अनुच्छेद 79 से 122। अनुच्छेद 79 कहता है संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। हाँ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर भारत की संसद बनती है। राष्ट्रपति सदस्य नहीं पर अभिन्न अंग हैं। पहले राज्यसभा की बात करते हैं। अनुच्छेद 80। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स या उच्च सदन, ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। हाँ, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, अभी 245 हैं। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बाकी चुने जाते हैं। हाँ, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से।
न्यूनतम उम्र 30 साल है। और लोकसभा अनुच्छेद 21? लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल या निम्न सदन, ये अस्थायी है। कार्यकाल 5 साल पर पहले भी भंग हो सकती है। सदस्य सीधे जनता चुनती है? हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव से। अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, अभी 543 हैं। न्यूनतम उम्र 25 साल। सदस्यता की योग्यताएं अनुच्छेद 84 में है और अनुच्छेद 101 दोहरी सदस्यता रोकता है। जी, एक व्यक्ति एक ही समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अब संसद के पदाधिकारी। राज्यसभा में कौन? सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति, जिन्हें सदस्य अपने में से चुनते हैं। और लोकसभा में? अध्यक्ष, स्पीकर, और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, दोनों सदस्यों में से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 93। और नई लोकसभा की पहली बैठक के लिए एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं, अस्थायी। लोकसभा स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। उनके मुख्य काम क्या हैं? बहुत सारे हैं। सदन की कार्यवाही चलाना, अनुशासन बनाए रखना, कोरम न होने पर बैठक स्थगित करना। कोरम मतलब? कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा। वोट बराबर होने पर निर्णायक मत देना। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। और वो धन विधेयक वाला फैसला? हाँ, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, स्पीकर ही तय करते हैं और उनका फैसला अंतिम होता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला भी वही करते हैं। इन्हें हटाया जा सकता है। हाँ, लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटा सकती है। 14 दिन की सूचना जरूरी है। स्पीकर इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, अब कुछ संसदीय प्रक्रियाओं पर आते हैं। सत्र क्या होता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति समय समय पर संसद का सत्र बुलाते हैं। साल में कम से कम 2 बार, और 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। हाँ, बजट सत्र फरवरी मई, मॉनसून सत्र जुलाई सितंबर, और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। सत्र खत्म करने को सत्रावसान कहते हैं। वो भी राष्ट्रपति करते हैं। विघटन, स्थगन और सत्रावसान में क्या फर्क है? विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, कार्यकाल खत्म, नए चुनाव। सत्रावसान सत्र का अंत। स्थगन, बैठक को कुछ समय के लिए रोकना, ये स्पीकर या सभापति करते हैं। अनिश्चितकालीन स्थगन को सिनेडाई कहते हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल रोज सुनते हैं, ये क्या है? प्रश्नकाल, बैठक का पहला घंटा 11 से 12 बजे। सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, सरकार की जवाबदेही के लिए अहम है। तारांकित, अतारांकित प्रश्न। हाँ, तारांकित मतलब मौखिक उत्तर, पूरक सवाल पूछ सकते हैं। अतारांकित मतलब लिखित उत्तर। अल्प सूचना प्रश्न भी होते हैं। और शून्यकाल, 0 आवर। ये प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 से 1 बजे। ये भारतीय नवाचार है। इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के जरूरी मुद्दे उठाते हैं। अक्सर हंगामेदार होता है। संसद में कई तरह के प्रस्ताव भी लाए जाते हैं। जी, जैसे स्थगन प्रस्ताव। बहुत जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए सामान्य काम रोकना पड़ता है, 50 सदस्य समर्थन चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मंत्री का ध्यान खींचने के लिए। विशेषाधिकार प्रस्ताव, अगर मंत्री ने गलत जानकारी दी हो। निंदा प्रस्ताव, सरकार की नीतियों की आलोचना के लिए। और सबसे चर्चित अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। हाँ, ये सरकार के बहुमत से जुड़े हैं। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। सिर्फ लोकसभा में 50 सदस्य चाहिए। पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। और विश्वास प्रस्ताव? वो सरकार खुद लाती है, अपना बहुमत साबित करने के लिए। एक धन्यवाद प्रस्ताव भी होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उसका पास ना होना भी सरकार की हार है। चलिए, अब सबसे आखिर में और सबसे जरूरी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। कानून कैसे बनता है? बिल कितने तरह के होते हैं? मोटे तौर पर 4 तरह के। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण बिल कानून कैसे बनता है? इसकी यात्रा लंबी है। पहले किसी एक सदन में पेश होता है, पहला वाचन, फिर दूसरा वाचन। इसमें विस्तार से चर्चा होती है। बिल समिति को भी जा सकता है। फिर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग। फिर तीसरा वाचन। हाँ, उसमें पूरे बिल पर वोटिंग होती है, स्वीकार या अस्वीकार। एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। वहां भी यही प्रक्रिया। वो पास कर सकता है, संशोधन कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। अगर असहमति हो जाए दोनों सदनों में? साधारण बिल पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 108। अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, फैसला साधारण बहुमत से। ये धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए नहीं होती? नहीं, उनके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब तक सिर्फ 3 बार हुई है, 1961, 1978, 2002 में। और आखिरी पड़ाव
दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति अनुच्छेद 111। वो हाँ कह सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक की प्रक्रिया में क्या खास है? अनुच्छेद 110। कई खास बातें हैं। पहली, ये सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। दूसरी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। और राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं? हाँ, राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, न अस्वीकार कर सकती है न संशोधन, सिर्फ सुझाव दे सकती है। 14 दिन बाद पास मान लिया जाता है। और ये तय कौन करता है कि बिल धन विधेयक है? लोकसभा स्पीकर, उनका फैसला अंतिम होता है। ऐसा क्यों है कि लोकसभा को ज्यादा शक्ति दी गई है? क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और माना जाता है कि पैसे पर नियंत्रण जनता के प्रतिनिधियों का होना चाहिए। वित्त विधेयक क्या है? अनुच्छेद 117। ये भी पैसे से जुड़े हैं, पर धन विधेयक से अलग हैं। दो तरह के हैं। टाइप 1 को राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, लोकसभा में ही पेश होता है, पर बाकी प्रक्रिया साधारण बिल जैसी। टाइप 2 कहीं भी पेश हो सकता है, सिफारिश नहीं चाहिए। बजट अनुच्छेद 112 भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है? हाँ, बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण एक तरह का वित्त विधेयक है, लोकसभा में पेश होता है। इसके पास होने के बाद पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, अनुच्छेद 114 पास कराना पड़ता है। अच्छा, इसके बिना सरकार खजाने से पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो आज हमने राष्ट्रपति से लेकर संसद की कानून बनाने की प्रक्रिया तक भारतीय संविधान और शासन के कई बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। जी, हमने देखा कि ये पद कैसे काम करते हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं और कानून कैसे बनते हैं। ये सब जानकारी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल। और ये याद रखना भी दिलचस्प है कि ये सारे नियम और प्रक्रियाएं सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये असल में शक्तियों के संतुलन और नियंत्रण, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस की एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाते हैं। हाँ, कैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। सही कहा। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। इन बारीकियों को समझना हमें सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक भी बनाता है। धन्यवाद। धन्यवाद।